हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। स्कोडा की काइलैक है अपने साथ और मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं पिछले एक वीक से। क्या कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में जो मुझे अच्छी लगी है, क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, दोनों टाइप के कस्टमर्स इसको देख सकते हैं। पहले वो जो काइलैक देख रहे हैं एंड इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जानना चाहते हैं, और दूसरे वो जो इस सेगमेंट की कोई गाड़ी देख रहे हैं और क्यों काइलैक उनके लिए बढ़िया रहेगी, वो भी इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। काइलैक का प्राइस स्टार्ट होता है 7,60,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत से। ये अपने सेगमेंट की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है जो एक 1 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, और वो भी पावरफुल इंजन। जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस गाड़ी का है ना, वो इसका ये 1 लीटर का TSI इंजन ही रहने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर आप एक पावरफुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हो तो डेफिनेटली काइलैक इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी आपको मिलने वाली है। देन 7,60,000 से ऊपर भी आपको काफी सारे वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। टोटल 6 वेरिएंट गाड़ी में मिलते हैं। ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन आपको मिलते हैं। फिलहाल हम जो गाड़ी चला रहे हैं ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। टॉप एंड वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत मिलती है 12 लाख रुपए एंड ऑन रोड जाते जाते ये गाड़ी आपको 14.5 लाख के करीब कॉस्ट करने वाली है। तो चलिए करते हैं पहले तो इस गाड़ी के फीचर्स का थोड़ा सा वॉक राउंड एंड देन इसको लेके चलते हैं ड्राइव पे। चाबी से शुरुआत करते हैं। तो ये वाली चाबी मिलती है आपको गाड़ी के साथ। लॉक अनलॉक, बूट को अनलॉक करने के लिए बटन मिलता है। हालांकि इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, लेकिन फिर भी मैनुअल की भी आपको ऑफर की जाती है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो गाड़ी को जब आप लॉक अनलॉक करते हो तो यहाँ पे ORMs इसके फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, एंड अगर आप अनलॉक बटन को फिर प्रेस करके रखते हो तो गाड़ी की विंडो रोल अप रोल डाउन नहीं होगी, क्योंकि ये फीचर जो है टिपिकल स्कोडा फीचर इस स्कोडा की काइलैक में नहीं दिया जाता। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अब लुक्स की। तो दिखने में गाड़ी काफ़ी एक क्लासिक से डिज़ाइन के साथ आती है। स्कोडा का वो सिग्नेचर ग्रिल वाला पोर्शन आपको सामने की तरफ दिखने वाला है। काफ़ी एक सिंपल सा लुक गाड़ी को मिलता है, जो कि सालों साल आपको बढ़िया लगने वाला है। कोई भी पोलराइज डिज़ाइन नहीं है कि भाई 2-3 साल तो बढ़िया लगा और फिर गाड़ी जो है वो अच्छी लगनी बंद हो गई, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एक्चुअल में गाड़ी का है। सामने से गाड़ी काफ़ी ठीक ठाक लगती है। साइड से जब आप देखते हो तो थोड़ी सी छोटी गाड़ी जो है वो आपको दिखती है इस सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से। देखो, कुछ गाड़ी है इस सेगमेंट की तो थोड़ी बड़ी दिखती है, जैसे कि ब्रेजा हो गई, वो अपनी साइड से थोड़ी बड़ी दिखती है। तो वो वाला सीन इस गाड़ी के साथ नहीं है। यहाँ पे एक ग्रिल मिलती है, पूरी ग्लोसी ब्लैक है, कोई भी क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं है। देन स्कोडा का लोगो आपको मिलता है। इधर अपने पास स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग आपको मिलती है। इसमें एक प्रोजेक्टर LED बेस आपको मिलता है और एक आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। देन ऊपर आप देखोगे तो DRS एंड इंडिकेटर जो है वो इस जगह आपके माउंट किए हुए दिखते हैं। कोई भी 360 डिग्री कैमरा का फीचर नहीं आता। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह का फीचर जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। देन साइड पे आप आओगे तो यहाँ पे 17 इंच के अलॉय मिलते हैं इस गाड़ी को। डायमंड कट अलॉय व्हील है, सामने डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक के ऑप्शन है। अलॉय व्हील काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली में इस गाड़ी को। इसके साइज़ के हिसाब से ना थोड़े बड़े दिखते हैं और गाड़ी थोड़ी अच्छी फील होती है इन अलॉय के वजह से। ये काफ़ी अच्छी बात है। देन अपने पास जो है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट आता है। साइड में क्लैडिंग्स देख रहे हो आप, ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स आपको मिलती है। व्हील आर्चेस के अराउंड भी ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स मिलती है एंड क्रोम की फिनिश आपको डोर हैंडल्स में मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों तरफ ही दिया जाता है। 45 लीटर का आई थिंक पेट्रोल टैंक जो है वो इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। सिर्फ आपने पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर की जाती है। कोई भी CNG, कोई भी डीजल वगैरह के ऑप्शन जो है वो नहीं देती है स्कोडा अपनी किसी भी गाड़ी में। अब देन पीछे का डिज़ाइन चेकआउट करो। पीछे से भी गाड़ी काफ़ी सिंपल सोबर सी लुक प्रोवाइड करती है। कोई भी कनेक्टिंग वगैरह के लाइट्स के फीचर जो है वो नहीं दिए जाते और ठीक लगती है। कोई ऐसा मेरे को ज़रूरत भी नहीं है उन फीचर्स की। यहाँ पे स्कोडा जिस हिसाब से लिखा गया है वो अच्छा लगता है। ये थोड़ा ग्लोसी का ट्रीटमेंट जो है वो कनेक्टिंग फील एक जो देता है लाइटों को, वो बढ़िया लगता है। और लाइटें मैं आपको दिखाऊं इंडिकेटर वगैरह, तो कुछ ऐसे ही इंडिकेटर्स जो है वो मिलते हैं। काइलैक की ब्रांडिंग है, कोई भी वेरिएंट की या कोई भी इंजन की ब्रांडिंग आपको नहीं दी जाती। और पीछे आपको ग्रे कलर की ये छोटी सी स्किड प्लेट एंड 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है एंड यहाँ पे भी 2 पार्किंग सेंसर्स है और पीछे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। और कैमरे की क्वालिटी भी बस ये है कि काम आप चला सकते हो, अच्छी उतनी क्वालिटी नहीं है। कहीं ना कहीं 360 डिग्री कैमरा का फीचर जो है वो दिया जा सकता था इस गाड़ी में, वो एक ज़रूरत का फीचर था। एक मैं समझता हूँ कि रियर डिस्क जो है वो भी दिए जाते तो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि गाड़ी काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है तो और हाई स्पीड में चलाने में इसको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। जल्दी से जल्दी जो है ये 100 रीच करती है और आपको पता भी नहीं चलता कि
गाड़ी आपकी उतनी स्पीड में है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि रियर डिस्क दिए जाते तो थोड़ा कंट्रोल करने में और बेहतरीन लगती। हालांकि इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, हमने इसके ब्रेक टेस्ट किए हैं, तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सेगमेंट की कुछ गाड़ियाँ जो है वो रियर डिस्क ऑफर करती है, तो मैं कह रहा हूँ रियर वाइपर, डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ये सब चीज़ें ऑफर की जाती है। देन अपने पास रियर सीट स्पेस आप देख लो, रियर सीट स्पेस 4 बंदों के लिए तो काफ़ी डिसेंट है, 5 बंदे उतना कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है मैंने, वो जाके चेकआउट करो। स्पेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो। देन अपने पास ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, थोड़ा सा ये ग्रीन कलर में है, बाकी कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है। डोर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको हैंडल्स मिलते हैं, और हैंडल को 2 बार अगर आप खींचोगे तो आपका डोर अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, रियर एसी वेंट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, टाइप सी के 2 सॉकेट भी ऑफर किए जाते हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो मिलती है। सेफ्टी इस गाड़ी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पहला तो इंजन मैंने बता ही दिया, दूसरा है सेफ्टी। ये गाड़ी भारत एनकैप में भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आई है, चाइल्ड एंड एडल्ट दोनों में, और गाड़ी सेफ फील होती है। एक्चुअल में स्कोडा की सभी गाड़ियां जो है वो सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतरीन है। ये जो इनका MQB प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर काफ़ी हाई स्ट्रेंथ स्टील का इन्होंने यूज़ किया है, और एक्चुअल में आपको गाड़ी काफ़ी सॉलिड बिल्ड लगने वाली है। डोर आप खोल के बंद करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं किसी ऐसी गाड़ी में बैठ रहा हूँ जो एक्चुअल में काफ़ी हैवी है, वो डेफिनेटली आपको फील आने वाला है। सामने अपने पास यहाँ पे सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORMs के कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। नीचे अपने पास 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो सीटें मिलती है, और ये ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों के लिए ही आपको दी जाती है। सीटें अपने पास लेदरेट सीटें आती है, बढ़िया सीटें हैं, थोड़ी सी कुशन क्वालिटी स्टिफ लग सकती है, बट लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छी है वो। एंड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है, एंड एक्चुअल में उसका फ्लो भी अच्छा है। वेंटिलेशन का थोड़ा आवाज़ करता है, लेकिन फ्लो काफ़ी बढ़िया है, आपकी पीठ को एकदम ठंडा ठंडा महसूस करवाने वाला है वो। हेडलैम्प के कंट्रोल्स है, हेडलैम्प लेवलर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इंटीरियर आप देखोगे तो काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन का इंटीरियर है। हालांकि फीचर्स आपको मिलते हैं, 10.25 इंच की डिस्प्ले है, यहाँ पे 8 इंच की डिस्प्ले है, नीचे ऑटोमेटिक AC भी है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी है। बट एक बार को आप देखोगे तो वो ऐसे शोसेबाजी नहीं है कि भाई आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन दिख रही हो या कुछ अलग थलग सा गाड़ी में दिख रहा हो, वो सब चीज़ें नहीं। हार्ड बटन्स जो है वो आपके मीडिया वगैरह के लिए तो चलो यहाँ पे हो गए, लेकिन AC को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक टच पैनल है, जो कि थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, देन फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेफ्ट साइड मैंने बता दिया मीडिया के कंट्रोल से, राइट साइड में कंट्रोल जो है वो आपकी MID के हैं, एंड यहाँ पे एक बटन है जिसपे आप कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हो। स्टीयरिंग अपना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट हो जाता है, यानी कि आप बाहर की तरफ भी खींच सकते हो और ऊपर नीचे कर ही सकते हो। लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स देख रहे हो ये आपके इंडिकेटर के और लो बीम हाई बीम के लिए यूज होंगे, यानी कि पासिंग लाइट के लिए यूज होंगे। ऑल्सो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के फीचर्स भी मिलते हैं, एंड राइट साइड में अपने पास ये वाइपर्स के कंट्रोल आ गए। हेडलैम्प ऑन करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे आपको बटन मिलता है 8 इंच का। ये MID आप देख रहे हो, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, एंड इसमें कुछ एक तरीके से जो है आप इसको मतलब कि इसके व्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये RPM कुछ ऐसे दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है, अगर आपको RPM चाहिए ऊपर की तरफ तो फिर आप ये अब RPM दिखाएगा, एंड वहाँ पे डिजिटल स्पीड दिखाएगा। बाकी रेंज वगैरह, क्रूज कंट्रोल ऑन है तो उसके लिए चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखती रहती है। ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब फीचर्स जो है ऑफर किए जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ टच स्क्रीन में आपको जो है वो टच करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आपका ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही वायरलेस जो है सपोर्ट करता है, और अच्छा है, डिसेंट है, कोई ऐसे लैग वगैरह नहीं करता है, तो मुझे ऐसा इससे कोई शिकायत नहीं है। डैशबोर्ड माउंट है, कोई ऊपर की तरफ माउंट नहीं है, और टच वगैरह करने में या रीच करने में कोई भी परेशानी नहीं है। AC के वेंट्स दिए गए हैं। AC का फैन स्पीड अगर आपको कंट्रोल करना हो ना तो देखो यहाँ से ये आपको ऐसे करके या फिर ऐसे करके ये कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सारे टच बटन्स आपको मिलते हैं। हालांकि वेंटिलेटेड सीट के लिए हार्ड बटन है, आपका इंजन आइडल में ऑन ऑफ रहेगा उसके लिए भी हार्ड बटन है, लोक अनलॉक, और हजार्ड के लिए हार्ड बटन आपको मिलता है। नीचे वायरलेस चार्जर है, 2 टाइप C के सॉकेट है, हालांकि दोनों ही फास्ट नहीं है, वायरलेस चार्जर की कैपेबिलिटीज़ भी जो है वो उतनी नहीं है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हो, 6 स्पीड का ही टॉर्क कन्वर्टर आपको इस इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। दोनों ही अच्छे गियर बॉक्स है, दोनों में से
कोई भी लेना चाहो आप वो ले सकते हो। टॉर्क कन्वर्टर जो है वो इस मैनुअल के ऊपर 1 लाख रुपए आपको महंगा पड़ता है, तो वो वेरिएंट आई थिंक 13 लाख रुपए एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करता है। टॉप एंड वेरिएंट जो इसका काइलैक का रहता है। जो इसका बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक है वो आई थिंक मतलब कि ऑटोमेटिक इसका जहाँ से स्टार्ट होता है तो उसके लिए आपको 10.5 लाख रुपए के करीब आई थिंक कि एक्स शोरूम देने पड़ेंगे। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है और क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी। देखो, अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप कमेंट कर दो अपनी सिटी का नाम। उसके बाद आर्मरेस्ट है, स्लाइड होता है, थोड़ा सा स्पेस भी है इसके नीचे, ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है और LED लाइट्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें ऑफर की जाती है। एंड ग्लोब बॉक्स भी इसका फुल ग्लोब बॉक्स का फीचर आपको मिलता है। ओके जी, सो ये सब कुछ था इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। अब चलाते हैं इस स्कोडा की काइलैक को और मेन बात करते हैं इसके इंजन एंड सस्पेंशंस के बारे में कि गाड़ी चलती कैसी है एक्चुअली में। बाकी डिज़ाइन का बताओ आप मेरे को, आपको इस गाड़ी का डिज़ाइन पर्टिकुलरली कैसा लगता है, गाड़ी कैसी आपको दिखने में ये फील होती है वो बताना कमेंट करके। तो चलिए चलाते हैं गाड़ी को। अपनी गाड़ी ना 5004 किलोमीटर ये चली हुई है। देखो, जैसे ही स्टार्ट करते हो एक हल्की सी वाइब्रेशन और हल्की सी साउंड आती है, लेकिन जैसे ही इंजन अपनी आइडल पोजीशन पे आ जाता है तो फिर ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं करता। थोड़ा सा AC को हम कर देते हैं डाउन। चलिए, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी ना काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी के साथ। आपने एक बार फ़ोन कनेक्ट कर दिया तो जितनी बार भी आप आके बैठे होगे तो ईजिली जो है वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि लंबा टाइम लेता है, तो वो एक चीज़ बढ़िया है। थोड़ा सा ये गड्ढे वाला रास्ता है। सस्पेंशन के बारे में डेफिनेटली इस गाड़ी के बारे में है मेरे पास बात करने के लिए काफ़ी कुछ। ओके, सो एक चीज़ जो आपको ना गाड़ी में बैठते के साथ ही लगेगी वो है स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है इसका, साइज़ काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऐसे कुछ गाड़ियों का छोटा लगता है, कुछ गाड़ियों का थोड़ा बड़ा लगता है, वो वाली फील आपको नहीं आएगी। काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग रैप्ड है लेदर से, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हम हाईवे पे चढ़ा लेते हैं पहले गाड़ी को। पहले हाईवे के बारे में बात करेंगे, देन फिर थोड़ा सा सिटी एरिया के बारे में बात करेंगे। हाईवे की माइलेज टेस्ट की एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो हमने डाली हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कितनी की आप माइलेज हाईवे पे देती है, हाईवे पे चलती कैसी है। तो हाईवे के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ एक पॉइंट्स में ही आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल बता दूंगा कि क्यों हाईवे के लिए ये गाड़ी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, देखो, गियर इंडिकेटर जो है वो आता है 3rd से 5th में जाने के लिए बोल रही है। इंजन साउंड अगर आप देखते हो तो उतना ज़्यादा जो है वो इसका इंजन हार्श साउंड नहीं करता है। अगर ये साउंड करता भी है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बढ़िया आवाज़ है, ये तो मैं और सुन सकता हूँ, तो आप थोड़ा और हार्ड एक्सलेट इस गाड़ी को करोगे, तो वो चीज़ भी है। मुझे इंजन नॉइस तो बिल्कुल नहीं लगती है इस गाड़ी में 1% भी। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करता हूँ और फिर हम फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गियर का ट्रैवल ना काफ़ी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ट्रैवल, जैसे कि ये अपना इधर पहला गियर लग गया। अच्छा, रिवर्स लगाने के लिए ना इसको प्रेस करके और फिर थोड़ा सा लेफ्ट जाके आपको रिवर्स लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है इस गाड़ी में। एंड फर्स्ट गियर के लिए आपको जस्ट ये फर्स्ट गियर लग गया, ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, ये यहाँ पे सेकंड गियर लग गया। तो फर्स्ट गियर में गाड़ी जो है वो 1000 RPM के आसपास रहती है आइडल में, और जब आप क्लच को छोड़ते हो तो गाड़ी फिर अपनी क्रॉल करने लगती है। और क्रोलिंग स्पीड एक बार तो आपको थोड़ी सी इसकी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन फिर जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है तो फिर क्रोलिंग ठीक ठाक से कर देती है। 2000 RPM ईजिली जो है वो चली जाती है। फिर आप 3000 RPM के आसपास जाके आपको नोटिफिकेशन देती है कि जी गियर चेंज कर लो सेकंड के लिए। लेकिन जब आप सेकंड से थर्ड में जाना चाहोगे तो वो 2000 RPM के आसपास ही आपको बोल देती है कि अभी आप थर्ड में चले जाओ। बट एक्चुअल में मैं जितना इसको चला रहा हूँ ना, 2000 RPM तो इसका मुझे कुछ नहीं लगता। ये 3-3.5 RPM के आसपास जाके जो है मैं इस गाड़ी के गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। जितनी बार भी मैं चाहे सिटी में चला रहा हूँ, मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, वो 3000 RPM से ऊपर जाके ही पता नहीं क्यों इसके गियर चेंज हो रहे हैं। उससे पहले तो लगता ही नहीं है कि गियर चेंज करने की ज़रूरत है। देखो अभी भी मेरे को ये बता रही है कि 5th में चले जाओ, हालांकि मैं 3rd में हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा यहाँ तक लेके जाता हूँ और फिर मैं 4th में जाता हूँ। देखो अभी ये 5th में जाने के उसको इंडिकेट कर रही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा खींचोगे और फिर आप 5th में जाओगे, और यहीं पे आपकी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप होती है। क्योंकि जो 1 लीटर का ये TSI इंजन है, ये परफॉर्मेंस अल्टीमेट आपको देता है। 115 bhp की पावर एंड 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये प्रोवाइड करता है। मिड रेंज इतना स्ट्रोंग है इस गाड़ी का, इतना स्ट्रोंग है कि आप चाहोगे कि बस मैं थोड़ा इसको खींच लूँ, मैं माइलेज ओरिएंटेड चलाऊँ ही ना इसको, ये हमेशा फील होता है। एवरी टाइम जब भी आप इस गाड़ी के एक्सीलेटर पैडल पे पैर रखोगे, यू मेक स्माइल। आपको फील होगी वो पावर और आपको वो
वो मज़ा आने वाला है। वो ड्राइविंग का जो एक्चुअल मज़ा है वो इस गाड़ी में मिलता है आपको। वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, वो डायनामिक्स जो है, वो चलाने का फील, वो इस सेगमेंट का सबसे अच्छा फील ये गाड़ी आपको देती है। चलिए, टायर नॉइस ना हल्की हल्की आपको आती रहेगी गाड़ी के अंदर से। इंजन हालांकि 3500 आरपीएम 4500 आरपीएम तक भी रेव करता है, तब भी उसकी आवाज़ आपको गाड़ी के अंदर नहीं आती। तो कैबिन इंसुलेटेड है, लेकिन हल्की हल्की टायर की नॉइस जो है वो आपको आती रहेगी। चलिए, मैं डायरेक्ट इंजन पे ही चला गया क्योंकि परफॉर्मेंस की बात आ गई। विजिबिलिटी वाइज जो है वो गाड़ी डिसेंट है, विंड स्क्रीन का एरिया अच्छा है। हालांकि कल मेरी विंड स्क्रीन पे एक छोटा सा पत्थर लग गया एक ट्रक से निकल के, और यहाँ पे विंड स्क्रीन क्रैक्ड हो गई है, और अब ये बढ़ती रहेगी तो ये चेंज करवानी पड़ेगी। विंड स्क्रीन का एरिया काफ़ी डिसेंट है। ओआरएम जो है वो ठीक ठाक साइज़ के हैं। आईआरवीएम में भी ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको मिलती है। गाड़ी के ए पिलर उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट एज सच क्रिएट नहीं करता, एंड गाड़ी का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं है। तो अगर आप सिटी एरिया में चला रहे हो तो भी आप इसको आराम से चला सकते हो, आराम से तंग गलियों में चला सकते हो। एज सच आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो 3000 आरपीएम पे 6th गियर के लिए डिमांड कर रही है, लेकिन मुझे वो अंदर से फील नहीं आ रही कि मुझे अभी इस गाड़ी का 6th गियर लगाना है। वो फील मुझे आएगी यहाँ पे जाके कि अब मैं 5th लगाता हूँ। 5th ही, अभी भी 5th। 6th तो अभी तक गाड़ी नहीं बता रही है, मतलब कि वो इंजन नहीं बता रहा है कि गियर चेंज करो। बस ये MID बताती रहती है कि जी एक गियर चेंज कर लो। चलिए, तो विजिबिलिटी वाइज जो है वो डिसेंट है गाड़ी। अर्गोनॉमिक वाइज भी काफ़ी सॉर्टेड है। ये स्क्रीन का पूरा एरिया अपने टच में है। नीचे हार्ड बटन्स आपको कुछ एक चीज़ों के लिए मिलते हैं, कुछ एक चीज़ों के लिए नहीं मिलते, जैसे कि फ़ैन स्पीड के लिए या टेम्परेचर वगैरह के लिए अगर हार्ड बटन होते तो थोड़ा और बेटर जो है वो होता। तो वो एक चीज़ मुझे लगती रहती है। बाकी गियर नोब जो है वो थोड़ा सा नीचे लगता है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। अगर कोई बड़ा आदमी बैठेगा तो उसको थोड़ा और जो है वो थोड़ा छोटा इसका लीवर लग सकता है, बट कुछ दिन चलाओगे तो यूज टू हो जाओगे। हालांकि मैं सीट ना थोड़ी सी ऊपर करके बैठता हूँ ताकि मुझे पूरा बोनट का एरिया और ये सब चीज़ें विजिबल हो। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो आपको शायद फिर MID अच्छे से विजिबल होगी। हाँ, अभी आपको दिख रही होगी MID। ठीक है, सो ये एर्गोनॉमिक वाइज भी सॉर्टेड लगती है गाड़ी। स्टीयरिंग ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है पकड़ने वकड़ने के हिसाब से। बटन वगैरह दो आपको ये स्क्रॉल व्हील टाइप, रोलर टाइप जो है दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए, काफ़ी बढ़िया है। इसको प्रेस कर दोगे तो म्यूट अनम्यूट वाला फीचर जो है वो आपका चलेगा। ओके, चलिए अभी 6th में इस गाड़ी को शिफ्ट कर देते हैं। एंड ये देखो, आप लगभग 92 और 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी जो है वो अपने 2000 आरपीएम पे रहती है। तो 90 की स्पीड पे अगर आप चलाओगे तो ये आपको काफ़ी डिसेंट माइलेज दे देगी। आप अराउंड 80-90 चलाओगे तो इस गाड़ी से 18-19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है फ्यूल एफिशिएंसी वो ले पाओगे। उससे अधिक आप एक्सपेक्ट मत करो कि भाई आपको ये गाड़ी 25-25 का माइलेज दे देगी, वो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप सिटी में चलाते हो, थोड़ा 50% हाईवे 50% सिटी में चलाते हो, तो आपको फिर ये माइलेज देगी अराउंड 14-13 के करीब का माइलेज जो है वो सिर्फ आपको निकाल के देगी। इंजन इतना पावरफुल और इतना फन टू ड्राइव है ना कि आप माइलेज निकाल ही नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैव इतना अच्छे से करता है। फिर वो गाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस उतना बढ़िया से देती है कि आप चलाने में इसका ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब वो फील में इसका ज़्यादा यूज़ करोगे। माइलेज ओरिएंटेड आप इसको नहीं देखोगे। और अगर आप ज़्यादा चलाते हो, एक साल में लगभग 20-25 हज़ार किलोमीटर चला देते हो गाड़ी, तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं बनी है। ये उतनी माइलेज आपको नहीं देगी। तो माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल आप इसको मत देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में। और सिर्फ ये ही नहीं, कोई भी टर्बोचार्ज पेट्रोल आप इस सेगमेंट की उठा लो, फिर वो वेन्यू हो, नेक्सॉन हो, सोनेट हो, कोई भी उठा लो, जो 1 लीटर टर्बोचार्ज है ये माइलेज आपका नहीं देगा। ये आपको 12-13 के करीब की ही माइलेज देगा। माइलेज के लिए फिर अपने डीजल बने हैं, CNG बनी है, या फिर आप नेचुरल एस्पिरेट इंजन जो है वो उठा सकते हो, बट टर्बोचार्ज इंजन नहीं देते हैं माइलेज। ये फिर आप कोई भी गाड़ी ले लो, सिर्फ स्कोडा के साथ ही ऐसा नहीं है। ओके, सस्पेंशन की बात करते हैं। चलो अब सस्पेंशन देखो, सिटी में आपको थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन लगने वाला है। गाड़ी ब्रेकर कूदती है तो हल्की सी सस्पेंशन में आवाज़ भी आती है। गड्ढे जितने भी है वो आपको फील होते हैं गाड़ी के अंदर, या फिर कोई पत्थर वगैरह आ गया, कोई छोटा मोटा पोर्ट होल आ गया, तो वो आपको डेफिनेटली गाड़ी के अंदर जो है वो पता लगता है आपको। तो सस्पेंशन सिटी के हिसाब से थोड़े से स्टिफ है। अगर आप हाईवे के हिसाब से
से देखते हो तो वो स्टिफ सस्पेंशन आपको फिर वहाँ पे हेल्प करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपकी गाड़ी को तो उसके सस्पेंशन जो है वो हार्ड होने ही चाहिए। तो उस चीज़ के लिए ही ये बनाई गई है। देखो हाईवे के पर्पज़ के हिसाब से अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो ना इस सेगमेंट की, तो फिर आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी का इंजन हाईवे के हिसाब से बढ़िया है, मिड रेंज अच्छा है, तो आप ओवरटेक जो है वो बड़े प्यार से कर पाओगे। तीसरी चीज़, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, एंड स्कोडा जानी जाती है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए। तो हाईवे पे अगर भगवान ना करे कोई हाई स्पीड में आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ये गाड़ी आपको सेफ रखेगी, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस गाड़ी के साथ जाता है। तीसरा, फिर ये सस्पेंशंस जो है वो स्टिफ है, जिस वजह से इसकी जो हैंडलिंग है, जो बैलेंसिंग है हाईवे पे, जो डायनेमिक्स है ओवरऑल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गाड़ी झूलती नहीं है हाई स्पीड पे। अगर छोटा मोटा कोई रोड के एंडुलेशन कोई या फिर कोई और पोर्ट होल हाईवे पे भी अगर क्रॉस कर जाती है हाई स्पीड में, तब भी आपको ये स्टेबल रखती है, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। स्कोडा की चैसी जो है ना वो मेनली इसीलिए डिज़ाइन की जाती है कि वो थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है वो गाड़ियाँ रहे, जो हाई स्पीड में गाड़ियाँ स्टेबल रहे, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको एक काइलैक भी करके देती है। अब आप बोलोगे कि भाई नेगेटिव तो आप बता ही नहीं रहे। नेगेटिव बता रहे हैं ना, आपको सस्पेंशन का बताया। दूसरा, इसका रियर सीट स्पेस काफ़ी कम है। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड देख रहे हो कोई गाड़ी कि आपके फैमिली के 4-5 लोग एक गाड़ी में बैठ के जा सके, तो ये नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें उतना स्पेस नहीं है। ये गाड़ी है आपकी 4 बंदों के लिए, जिनकी हाइट भी जो है वो उतनी ज़्यादा ना हो, अराउंड 5-8 के करीब के ही लोग हो, तो ही जो है ये गाड़ी आपको कंफर्टेबल लग सकती है, उसके अलावा नहीं। सो रियर सीट स्पेस के हिसाब से इस सेगमेंट की काफ़ी गाड़ियाँ है जो इससे बेटर है। फिर वो ब्रेजा ले लो आप, XUV 3XO ले लो, उनमें अच्छा स्पेस है। हालांकि इसका व्हील बेस उतना छोटा नहीं है, 2566 mm का व्हील बेस है, ब्रेजा का 2500 mm का व्हील बेस है, बट फिर भी ये रियर सीट में उतना स्पेस नहीं निकाल पाई, क्योंकि इन्होंने सारा स्पेस अपने बूट स्पेस को दे दिया। सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है इस गाड़ी का आपको इस पूरे सेगमेंट में। 423 लीटर, आई थिंक 400, मैं एग्जैक्ट फिगर डाल दूंगा, 423 लीटर के समथिंग का जो है वो बूट स्पेस है। तो अगर आपको सामान कैरी करना हो तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको बंदे कैरी करने हो तो फिर डेफिनेटली जगह कम पड़ जाती है इस गाड़ी में। ओके जी, चलिए वापस से आते हैं अपन अपने इंजन एंड परफॉर्मेंस पे। तो ट्रैफिक में भगाने में बड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी को। कल मैं थोड़ा सा इसको पुश करके देख रहा था तो भाई बड़ी अच्छी फील आती है, क्योंकि मैं बता रहा ना मिड रेंज इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने हल्का सा जो है वो गियर डाउन किया एंड यू आर गुड टू गो। देखो आप 80 पे हो, कोई चक्कर नहीं, आप एक्सीलेटर पेडल प्रेस करो, आप चले जाओगे आराम से। बस ये कुछ बस वाले ना बिना देखे जो मोड़ रहे हैं, इनसे बच के चलना है आपको। चलिए देखो, अभी 4th गियर में है हम और आराम से गाड़ी की 90, 100, जैसे ही मैं एक्सीलेटर पेडल थोड़ा सा भी लूज करता हूँ ना, देखो इंजन की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब 3500, 4000 RPM पे भी हो, 100 की स्पीड हो, 3rd गियर हो, कोई मतलब नहीं है इसको। बिल्कुल इंजन जो है वो नॉइस नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, एकदम स्ट्रेस फ्री इंजन जो है वो आपको मिलता है। वो परफॉर्मेंस आपको देता है। मैं बार बार यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपको गाड़ी चाहिए, आपको चलाने में मज़ा चाहिए, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। अब स्टीयरिंग एंड हैंडलिंग की अगर बात करें तो देखो हाईवे के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया था हाईवे वाली वीडियो में कि थोड़ा सा वेट कम आता है, लेकिन सिटी के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। बिल्कुल आपको हैवी वेट नहीं लगने वाला है, काफ़ी लाइट रहता है स्टीयरिंग व्हील और रिस्पॉन्सिव काफ़ी है। जब भी आप इसको हल्का सा भी अगर टर्न करोगे तो ये काफ़ी एक्यूरेटली जो है वो बिहेव करता है। वो एक बड़ा पॉजिटिव है, वो सभी स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियों का पॉजिटिव एक्चुअली में रहता है। देखो अभी 3rd गियर में थे हम, मैंने पुश किया एंड इट्स गुड टू गो। जैसे ही खाली रोड आपको दिखेगा ना, आपका मन करेगा कि हाँ थोड़ा गाड़ी को खींचा जाए। तो स्टीयरिंग का बिहेवियर मुझे काफ़ी डिसेंट लगा। बस हाईवे पे वो थोड़ा वेट और गेन करता ना तो बढ़िया रहता। देखो 100 एंड 120 तक उतना वेट गेन नहीं करता है, उसके ऊपर फिर आप जाते हो तो एक्चुअल में वेट आता है स्टीयरिंग में, बट उतनी स्पीड हम कर नहीं सकते। हाईवे हमारे 120 तक ही जो है वो स्पीड लिमिट है, और मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आप थोड़ा हाई स्पीड में चलाओ। गाड़ी भले ही कितनी सेफ हो, कितनी भी अच्छी पावरफुल हो, लेकिन फिर भी आपको चलना स्पीड लिमिट में ही होता है। तो वहाँ पे थोड़ा वेट कम आता है, वो थोड़ा आता तो बढ़िया रहता। ठीक है, उसके अलावा तो और क्या चीज़ें रहेगी। सस्पेंशंस की हमने बात कर ली। सीट अच्छी है गाड़ी की, थोड़ी सी कुशनी जो है वो कम है सीटें, बट फिर भी आपको सपोर्ट करके रखती है अच्छे से, और कोई ऐसे परेशानी नहीं होगी। थोड़ी स्टिफ आपको भले ही लगे शॉर्ट ड्राइव में, लेकिन जब आप लॉन्ग ड्राइव करोगे इससे
तो फिर आपको स्टिफनेस जो है वो इसकी होल्ड करके रखेगी और आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे वहाँ पे। ओके, सो अपने को जाना थोड़ा सा पीछे था एंड हम गलती से थोड़ा आगे निकल आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा मुझे बैक लेना पड़े। देखो बैक कैमरा की आप क्वालिटी देख लो, क्वालिटी जो है वो बैक कैमरा की उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी हो सकती थी और 360 डिग्री कैमरा के फीचर भी आपको नहीं दिए गए हैं। अभी 360 होता ना यहाँ पे तो मुझे ऐसे उठ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इजीली उसको ऑन करता और मुझे पता चल जाता कि कहाँ क्या है। तो यूज़फुल तो है फीचर, भले ही गाड़ी छोटी हो बट यूज़फुल है वो फीचर। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा ना इसको खाली रास्तों पे लेके आया हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा 0 to 100 स्पीड आपको करके दिखाऊं एंड थोड़ी ब्रेकिंग जो है वो आपको करके दिखाऊं। चलिए एक बार मैं आपको 0 to 100 करके दिखाता हूँ। एसी हम इस बार गाड़ी का ऑफ कर लेंगे, ट्रैक्शन को ऑन ही रहने देते हैं, ट्रैक्शन ऑफ नहीं करते हैं। तो देखो 4000 RPM तक मोटर ड्राइव करती है। थोड़ा ट्रैक्शन ने जो है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस लूज की, 6000 RPM और ये 100 रीच कर गई है। देखो 6500 RPM तक जाके जो है वो गाड़ी अपनी वो करती है। ओके, सो ब्रेक टेस्ट करेंगे, ब्रेक 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 करेंगे 100 पे एंड ओके, सेम डिस्टेंस। बस सबकी बार क्या है कि थोड़ा आगे इसलिए गई है क्योंकि ब्रेक लगे थे 105 पे, 105 के पे लगे थे। पिछली बार यहाँ पे रुकी थी और अब की बार जो है वो थोड़ा सा आगे और चली गई है। मैं बता रहा था ना आपको, अगर 4 डिस्क ब्रेक्स होते तो आई थिंक थोड़ी और बेटर ब्रेकिंग जो है वो गाड़ी की होती। ओके, सो ये सब कुछ था इस स्कोडा काइलैक के बारे में। मैंने आपको बता दिया, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई गाड़ी देख रहे हो, आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आए ऐसी कोई गाड़ी देख रहे हो, तो फिर ये आपके लिए बनी है। ये उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। एंड सेकंड चीज़, तो थोड़ा सा स्पेशियस गाड़ी देख रहे हैं फैमिली पर्पज़ के लिए, तो उनको भी ये थोड़ी सी छोटी लग सकती है। बस इसके 2 नेगेटिव है, उसके अलावा तो ये एक अल्टीमेट मशीन है। आपको बढ़िया जो है बढ़िया फील देगी, पूरा एक अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, वो आपको मिलने वाला है स्कोडा काइलैक के साथ। बाकी आपके क्या रिव्यू है इसके बारे में वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।